हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस, इसकी काजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स, और ये कैसे स्प्रेड होता है, यानी कि हमारी बॉडी में किस तरह से ये ट्रेवल करता है और कौन कौन सी जगह को इफ़ेक्ट करता है। सब कुछ हम इसे एक वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको समझ आ सके। सो ट्यूबरक्लोसिस और टीबी जो है ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड एंशिएंट डिजीज़ है जो कि हज़ारों साल पहले से ह्यूमन में पाई जाती है। क्योंकि इन 2008 एक एंशिएंट स्केलेटन में माया बैक्टीरियम पाया गया है। माया बैक्टीरियम वो बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस काज करता है, और वो स्केलेटन ओवर 9000 ईयर ओल्ड था, यानी कि 9000 ईयर ओल्ड ट्यूबरक्लोसिस पाया जाता था ह्यूमंस में। और ये अभी तक हज़ारों लोगों को अफेक्ट कर चुका है, और एनुअली ये ओवर 10 मिलियन पीपल्स को अफेक्ट करता है ग्लोबली। और इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस को पुराने ज़माने में कंजम्पशन कहते थे, क्योंकि इसमें इंसान का जिस्म बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, वो माल न्यूट्रिशन और डिफरेंट काजेज़ की वजह से, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए इसे पुराने ज़माने में लोग कंजम्पशन कहते थे, यानी कि जिस्म वगैरह का कम हो जाना। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड कैसे होता है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फिर इसे डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ एन एयरबोर्न ट्रांसमिशन। टीबी इज काज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन अ पर्सन विद एक्टिव लंग और थ्रोट टीबी काफ्स, स्नीजेस, टाक्स और सिंग्स। इसका मतलब है कि मायोबैक्टीरियम एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस को मोस्टली काज करता है। और मोस्टली इसके बारे में एक मिथ है कि ये टीबी जो है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ हम उस डिजीज़ को कहते हैं जो कि हमें एनिमल से लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक टाइप ऑफ टीबी की अलग अलग टाइप्स होती हैं, यानी कि कुछ टीबी होती है जो मायोबैक्टीरियम बोविस से लगता है, और जो ह्यूमंस में मोस्टली पाया जाता है वो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जब भी हमें ट्यूबरक्लोसिस इस बैक्टीरिया की वजह से लगे, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से लगे, तो इसे हम जूनेटिक नहीं कह सकते। इसे हम जूनेटिक तब कह सकते हैं जब ये जो है मायोबैक्टीरियम बोविस बैक्टीरिया से लगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली काउज में पाया जाता है, तो उसे फिर हम उस ट्यूबरक्लोसिस को हम जूनेटिक कह सकते हैं। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस या मायोबैक्टीरियम जो है, ये जो है एयर के ज़रिए मोस्टली ट्रांसफ़र होता है एक शख्स से दूसरी शख्स की तरफ। मोस्टली जब इंसान का काफिंग करता है या स्नीज़ और गाता है या बातें करता है, तो उसमें हवा में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें, ये बंदा बातें कर रहे हैं तो ऐसे टीनी टीनी ड्रॉपलेट्स बनते हैं, जिसके ज़रिए ये एक शख्स से दूसरी शख्स की तरफ ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, teeny infectious droplets can linger in poorly ventilated indoor spaces for hours, making a prolonged close contact the main respirator। जहाँ पे वेंटिलेशन ठीक ना हो, यानी एक रूम है उसमें वेंटिलेशन ठीक ना हो, और वहाँ पर आपके पास कोई ट्यूबरक्लोसिस एक्टिव पेशेंट बैठा हुआ है, तो वहाँ पे रिस्क इसके ज़्यादा होते हैं ट्रांसफ़र होने के, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन ठीक नहीं होती और एयर जो है वो एक ही जगह पर सर्कुलेट करती रहती है। इसके अलावा आगे आता है, पीपल विद लेटेंट इनएक्टिव टीबी डू नॉट स्प्रेड द डिजीज़, ओनली दोज विद एक्टिव पल्मोनरी टीबी आर कंटेजियस। अच्छा, यहाँ पे एक टू टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, एक होता है इनएक्टिव और एक होता है एक्टिव। इनएक्टिव वो होता है, वो ट्यूबरक्लोसिस होता है जो कि बैक्टीरिया तो इंसान के जिस्म में पाया जाता है, लेकिन उसकी कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होते, और हमारे इम्यून सिस्टम ने उसे सप्रेस कर रखा होता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको आगे बढ़ने नहीं देता, तो उसे हम इनएक्टिव कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट से हमें टीबी लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और इसके अलावा जो एक्टिव पेशेंट होता है, यानी कि जिसमें ट्यूबरक्लोसिस ने इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया होता है, तो उस पेशेंट से हमें ट्यूबरक्लोसिस लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद इसका आता है पैथोजेनेसिस एंड काजेज, यानी कि ये हमारी बॉडी में किस तरह से ट्रेवल करता है। सो पहले डिफाइन करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। So after inhalation, TB bacteria settle in the lungs and may multiply or become dormant latent TB. The immune system walls of bacteria in granulomas. If immunity weakens, bacteria reactive, causing active
टीबी डिजीज़। अच्छा, इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली जैसे ही फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में मायोबैक्टीरियम एंटर होता है तो वो डायरेक्ट हमें इन्फेक्ट नहीं करता। वो सबसे पहले जाता है एयर के ज़रिए हमारे लंग्स की तरफ। ठीक है, आप इस डायग्राम की तरफ देखिए, लंग्स की तरफ आया तो यहाँ पे हमारे जो बॉडी के मैक्रोफेजेस होंगे, यानी कि जो एल्वुलर मैक्रोफेजेस होंगे, वो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस चक्कर में वो मायोबैक्टीरियम यानी जो ये बैक्टीरिया है इसे इनगल्फ कर लेंगे। आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये मायो फर्स्ट एक एग्जांपल के तौर पर ले लें, ये एक मैक्रोफेज है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम, और ये जो अंदर इसके पड़ी हुई ये मायोबैक्टीरियम है जो कि ट्यूबरकुलोसिस काज करता है, इसे इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, तो ड्यू टू वैक्सी लेयर, ये मायोबैक्टीरियम का जो आउटर लेयर होता है वो वैक्सी होता है, तो इसकी वजह से मैक्रोफेजेस जो है इसे प्रॉपरली ख़त्म नहीं कर पाता। तो ये अंदर ही अंदर इस मैक्रोफेज को खाना शुरू कर देता है, यानी कि ख़त्म में इन्फेक्शन इसमें काज कर देता है। तो ऐसे जब इसे इन्फेक्शन काज कर देता है तो फिर ये इससे निकल कर मल्टीप्लाई होकर दूसरे मैक्रोफेज की तरफ जाता है और इसे इसी तरह ये सिलसिले शुरू होता है। तो इस कंडीशन को हम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इनएक्टिव है इसमें क्या होता है? अब जैसे ही इनएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में मायोबैक्टीरियम हमारे लंग में एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस बैक्टीरिया को सप्रेस कर देता है, यानी कि उसे इन्फेक्शन काज करने से रोकता है। अब वो रोकता किस तरह है? वो थ्रू ग्रेनुलोमास। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रेनुलोमास। अब ये ग्रेनुलोमास क्या है, अब ये देखते हैं। अब जैसे ही मायोबैक्टीरियम हमारे लंग में एंटर हुआ तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो इस मायोबैक्टीरियम से एक रिंग, इसके इर्द गिर्द एक रिंग बना देता है, यानी कि मैक्रोफेजेस जो है इसके इर्द गिर्द एक रिंग फॉर्म में जुड़ जाते हैं एक दूसरे की तरह। तो उसे उस रिंग मायोबैक्टीरियम को जो है उस रिंग से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। तो इसी थ्रू पर जो है इनएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जो है वो मोस्टली सिम्टम्स काज नहीं करता। और जब भी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ये ग्रेनुलोमा जो होता है या ये रिंग जो होता है जिसमें मायोबैक्टीरियम बंद होता है वो टूट जाता है, और वो जैसे ये टूट जाता है तो इनएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में तब्दील हो जाता है, यानी कि मायोबैक्टीरियम जो है इस रिंग से निकल कर हमारी बॉडी की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो इसके बाद जो है क्या आता है वो डिस्कस करते हैं। सो टीबी कैन स्प्रेड विया ब्लड स्ट्रीम टू अदर ऑर्गन्स, किडनी, स्पाइन, ब्रेन एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। यानी कि एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में जब मायोबैक्टीरियम जो है वो लिवर को इन्फेक्ट कर देता है तो उसके बाद ये ब्लड में जाना शुरू कर देता है। अब ब्लड में जाने के बाद ये अदर ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल किडनी, स्पाइन एंड ब्रेन वगैरह को। सही है, ये था इसका पैथोजेनेसिस और काजेस। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं। सो इसके बाद इसके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी सिस्टम्स में आता है परसिस्टेंट कफ, यानी कि इंसान को 3 वीक तक काफिंग होती है ऑलमोस्ट, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा चेस्ट पेन होता है, काफिंग ऑफ ब्लड और स्पूटम, यानी कि ब्लड का आना, स्पूटम यानी कि बलगम वगैरह आना। सही है, इसके बाद सिस्टमेटिक साइंस हैं कुछ ट्यूबरकुलोसिस के, जैसे कि फीवर एंड नाइट स्वेट्स, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, वज़न का कम हो जाना, फैटीग एंड लॉस ऑफ एपिटेट। फैटीग जो है ये थका थका इंसान रहता है, इसे फैटीग कहते हैं। लॉस ऑफ एपिटेट यानी कि भूख का ना लगना, इसे लॉस ऑफ एपिटेट कहते हैं। और इसके अलावा कुछ इसके सीवियर किस्म के सिम्टम्स हैं, यानी कि स्वेलन लिम्फ नोड्स, जो हमारे लिम्फ नोड्स है वो स्वेल कर जाते हैं। इसके अलावा बैक पेन, कन्फ्यूजन, ब्रेन टीबी, ब्लड इन द यूरिन, यानी कि यूरिन में जो है यानी पेशाब में ब्लड आना। इसके अलावा इसके कुछ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स हैं। डायग्नोसिस हम ट्यूबरकुलोसिस का कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर चेस्ट एक्सरे, स्पूटम टेस्ट इन टीबी स्किन और ब्लड टेस्ट करेंगे, यानी कि जो भी हमें ज़रूरत पड़े इनमें से कोई टेस्ट करेंगे। ये सारे जो है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं, इसमें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हम ट्रीटमेंट करेंगे फिर आगे। सही है, फिर लेटेंट टीबी ट्रीटमेंट 3 to 6 मंथ टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ एक्टिव डिजीज, यानी कि लेटेंट जो है यानी कि इनएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए भी हमें एहतियात करना चाहिए 3 to 6 मंथ।
सही है। उसमें क्या करेंगे, 6 मंथ कोर्स ऑफ मल्टीपल एंटीबायोटिक, इसका 6 मंथ ट्यूबरक्लोसिस का जो है 6 मंथ कोर्स होता है, इसमें एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम डेली मॉनिटरिंग करेंगे, यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, यानी कि अपने आंखों के सामने पेशेंट को हम मेडिसिन वगैरह देंगे ताकि कोई भी इसमें वक्फा वगैरह ना आए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब and share as well. And if you have any question or queries, please let me know in comment section. Thank you.